नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स आ गई हैं। इस पर एक वीडियो मैंने कल बनाया था और इस एग्जिट पोल के बाद दरअसल मुद्दा ये है कि सवाल ये कि एक सरकार जो लगातार 10 साल तक केंद्र में काबिज है, सत्ता पर है, वह सरकार उसके खिलाफ होता यह है कि एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण बन जाता है। कोई भी सरकार जब इतने समय तक, वैसे तो 5 साल में भी कई बार बन जाता है, लेकिन 10 साल का जो पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा पीरियड होता है और उसमें सरकार की बहुत सारी कमजोरियां, कमियां ऐसी होती हैं जो लोगों तक पहुंचती हैं कि जो सरकार को करना चाहिए था वो सरकार ने, वायदे हों और जो तमाम नीतियां हों, उन पर अच्छी तरह से क्रियान्वयन नहीं किया, उन पर अमल नहीं किया। तो लोगों में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी एक जो फैक्टर होता है वो काम करता है। लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं, और वो सारे जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, चाहे वो जितने भी मीडिया संस्थान हैं देश में, वो सब के सब ये क्लियर बता चुके हैं, साफ बिल्कुल एकदम, कि केंद्र में वापस भारतीय जनता पार्टी लौटेगी और वापस उनकी सरकार बनेगी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे केंद्र में, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। क्योंकि ये पूरे सर्वसम्मति से, चूंकि देश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को आगे रख के ही ये चुनाव लड़ा है। और इससे पहले भी आप देखिए, विधानसभा के जो चुनाव हुए थे कुछ महीने पहले, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ा था और भाजपा को अच्छी खासी सफलता उसमें मिली थी। तो ये लोकसभा का चुनाव भी इसी दृष्टि से कि वो चूंकि एक तरह से आप यूं कह लें लिटमस टेस्ट था भाजपा का, और भाजपा उसमें खरी उतरी उस विधानसभा के चुनाव में, तो उससे भाजपा के हौसले बुलंद हो गए। और मैं आपको बुनियादी तौर पर बता दूं कि लगभग विधानसभा चुनाव के दौरान जो मोटे तौर पर मुद्दे थे वही लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दे सामने आए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो एग्जिट पोल्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जितनी भी खबरें आई हैं, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे आई हैं। तो दोस्तों, इसका जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो विपक्षी दल हैं, जितना भी जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, वो जो मुद्दे हैं वो उनको भुना नहीं सका। केंद्र सरकार के खिलाफ कह लें आप, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कह लें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप कह लें, वो जो मुद्दे थे, जो जिस तरीके से उन्होंने उस मुद्दों को उठाए, और उल्टा हो गया कि उनके उठाए हुए मुद्दे भाजपा ने लपक लिए और काउंटर वार किया। मतलब मुद्दे तो उनके थे, हड़प भाजपा ने लिया और उसके बाद उल्टे उन्हीं के मुद्दों को लेकर उन्हीं की घेराबंदी की। ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। मैं आपको मुद्दे गिना सकता हूं इसमें। आप देखिए कि आपको याद होगा कि जब मणिपुर में हिंसा की घटनाएं हो रही थी तो विपक्ष ने उस पर बड़ा हल्ला मचाया था उस समय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बयान देने नहीं आया। आपको ध्यान है कि वो उस मुद्दे पर संसद काफ़ी दिनों तक ठप रही थी, स्थगित रही थी, और विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के संसद में आने की मांग कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए और उसके बदले में जो दूसरे मंत्री हैं उन्होंने वहाँ पर बयान भी दिया और सरकार की तरफ से जो नज़रिया पेश किया वो बताया कि वहाँ मणिपुर के हालात क्या हैं। तो वहाँ पर जो हिंसा की और जो इस तरह से बलात्कार की घटनाएं हो रही थी उसको विपक्ष ने काफ़ी मुद्दा बनाया। तो देखिए, विपक्ष के मुद्दे की धार तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से कमज़ोर कर दी। और उधर जो संदेश खाली का जो मुद्दा उठाया, वेस्ट बंगाल में जो संदेश खाली में जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ वहाँ पर जो अत्याचार और जिस तरह से अनाचार हुआ, उस मुद्दे को उन्होंने इतना तेजी से उठाया। अब चूंकि एक दिक्कत क्या आ रही है, विपक्ष सारा बटा हुआ है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने अपोजिशन में वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियाँ और कांग्रेस हैं। यही हालत आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की है जो कांग्रेस ने किया है कि दिल्ली में गठबंधन है और पंजाब में गठबंधन नहीं है। तो अब एक पार्टी एक मुद्दे पर एक विरोध जताती है तो दूसरी पार्टी विपक्ष की अलायंस की ये सोचती है हमें क्या लेना देना, अच्छा है ममता सरकार के खिलाफ भाजपा जितना आक्रमण करे। मतलब ये मानसिकता कहीं ना कहीं काम करती है। तो ये मुद्दे इस तरह से लगातार कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जो बड़ा इशू जो था वो राम मंदिर का था। राम मंदिर में जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था
तो उस समय विपक्ष के दलों के नेताओं को उसमें बुलाया गया, लेकिन कोई भी नेता उसके जो राम मंदिर के जो शिलान्यास समारोह था उस समय उनका मंदिर का, जहां भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसमें कोई विपक्ष का नेता नहीं पहुंचा। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया। आप देखिए कि लगभग हर सभाओं में इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त अटैक किया विपक्षी दलों पर कि ये इनकी राम में आस्था नहीं है, ये राम विरोधी है। अब उनके पास ये कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि भाजपा के अनुसार वो राम को नहीं देखेंगे चलेंगे। तो आम जनमानस में जो फीलिंग है वो ये मैसेज पहुंच गया कि विपक्षी दलों ने वो जो है राम में अपनी अनास्था जाहिर करी है और उन्होंने एक तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसका बहिष्कार कर दिया। तो ये एक मैसेज वहां पर चला गया जो शायद विपक्षी दल इस बात को नहीं समझ पाए और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बुलाने में कसर बाकी नहीं रखी। इसी तरह एक आरक्षण का मुद्दा है कि देखिए कि बंगाल में जो हाई कोर्ट है उसने जो ओबीसी का जो आरक्षण है वहाँ पर जिसमें बहुत सारी मुसलमान जातियाँ हैं उन आरक्षण में उसको शामिल है उसमें, और उसको खारिज कर दिया। ये कहा कि ये आरक्षण सही नहीं है और इसके जो है जो तौर तरीके गलत हैं, लोगों ने गलत सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, ये मुद्दा वो वहाँ पर खारिज हो गया। इसको हाथों हाथ इसको और विपक्षी दल, मज़ेदार बात यह है कि जो इंडिया अलायंस के जो दल हैं वो इसको रोक नहीं सके। मतलब क्योंकि एक तो वेस्ट बंगाल का मामला था ममता बनर्जी का, तो वहाँ कांग्रेस खिलाफ खड़ी हुई है, कम्युनिस्ट पार्टियाँ वहाँ खिलाफ पड़ी हैं, तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रचार करने में ममता सरकार के खिलाफ कसर बाकी नहीं रखी पूरे देश भर में। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अतिरिक्त आरक्षण दिए जाने या संसाधनों पर देश में उनका पहला हक होने के मामले को लेकर कोई पुराना किसी जमाने का किसी दौर का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वीडियो लिया है और उन्होंने उसका जमकर प्रचार किया। अब देखिए लगभग सारी सभाओं में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, इन सब ने, ये चूंकि स्टार कैंपेनर थे सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्होंने उस आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने में कसर बाकी नहीं रखी कि किस तरह से ये देश की जो है वो सारी संपदा समानता के तौर पर, जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि हम जो है वो समानता लेके आएंगे और जो अमीरों से लेकर गरीब को बांटेंगे, तो वो उसमें भी यही हो गया। उन्होंने उसका भी नैरेटिव बिल्ड ऐसा कर दिया, चेंज कर दिया, और विपक्ष हक्का बक्का रह गया, वो देखता रह गया कि ये सब क्या हो गया। उनके समझ में नहीं आया कि मतलब जो मुद्दे उठाए गए थे विपक्ष के द्वारा उनको लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने और उल्टा उन्हीं का अस्त्र उन्हीं के ऊपर चला दिया। तो वो आपने इसका उदाहरण मैं आपको कुछ इस तरह दे के समझा सकता हूँ कि आपने रामायण सीरियल देखा होगा, तो रामायण सीरियल में जब वो राक्षसों की सेना, रावण की सेना और राम जी की सेना जब आमने सामने होती है, तो उसमें जब वो तीर चलाते हैं तो वो दिव्य तीर होते हैं, दिव्यास्त्र जो उनके होते हैं, तो वो जब तीर चलते हैं तो जिसका मजबूत होता है तो उसका तीर जो है वो दूसरे को टकरा कर वो वापस लौट आता है। तो यही इनके साथ हुआ कि कांग्रेस ने तीर चलाए और इनके तीर खुद के पाले में आके वापस आ गए। मतलब ये इन्होंने जो इशू रेज किए। इसी तरह से आपको मैं एक बता दूं, जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो बेरोजगारी का था कि बेरोजगारी देश में है। तो देखिए दोस्तों, बेरोजगारी ऐसा कोई दौर नहीं रहा जिस दौर में बेरोजगारी नहीं रही। कम या ज़्यादा कांग्रेस का 50 साल तक शासन रहा देश में, तो क्या 60 साल के शासन के दौरान देश में क्या बेरोजगारी समाप्त हो गई? नहीं हुई। तो ये कोई इशू, इस तरह का कोई अपील करने वाला इशू नहीं था। और कांग्रेस ने और दूसरे विपक्षी दलों ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया। तो एक तो सेना के मामले में हमारे यहाँ परंपरा रही है कि बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं की जाती, सेना के क्रियाकलापों पे और सेना की निष्ठा और उसकी जो देशभक्ति है उस पर सवाल नहीं उठाए जाते। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ऐसा लगने लगा लोगों को भी कि विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस और दूसरे दल वो सेना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं जो देश को पसंद नहीं है। ये वो शायद भूल गए और इसको उन्होंने मुद्दा बना लिया। और इसी बात को लेकर भाजपा ने विपक्ष की तगड़ी घेराबंदी भी करी कि किस तरह ये देश की सेना का अपमान कर रहे हैं और जो सैनिक है जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके बारे में ये क्या क्या बोल रहे हैं, कर रहे हैं। और चूंकि एक बात और, अग्निवीर का जहाँ की भर्ती का मामला है, आर्मी की भर्ती है, वो आर्मी की भर्ती में बहुत ज़्यादा युवाओं को कोई रोजगार मिलता भी नहीं है, क्योंकि दूसरे क्षेत्र भी हैं। सरकारी नौकरियों में आप देखें, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो,
चाहे वो सीबीआई में हो, रेलवे में हो, बैंक्स में हो, तो वो तमाम और भी स्कोप है। तो केवल एक आर्मी का ही, यदि सब में ऐसा होता कि जो जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर हैं उनमें यदि सब कुछ ऐसी बंदिश होती जैसे अग्निवीर में जो शर्तें लागू की, तो शायद कुछ फर्क बेरोजगारी का जरूर पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट ने उस दिशा में जैसा रूटीन में चलता रहा कि वैकेंसियां निकल गई, जितनी जरूरत है उतनी वैकेंसी निकाल दी, बाकी अपेल्ड रख ली, तो इस तरह से सरकारी प्रक्रिया चलती रही। तो ये मुद्दा भी कोई बहुत ज़्यादा प्रामाणिक मुद्दा नहीं रहा, हावी मुद्दा नहीं रहा। इसके अलावा आप देखिए कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ये प्रमुख मुद्दा रहा। सारी सभाओं में आप देख लीजिए, जब से लोकसभा चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ, प्रचार शुरू हुआ, उसके बाद से आप देखिए कि आप देखिए, पहले मैं विपक्ष की बात करता हूं कि विपक्ष ने इंडिया अलायंस ने केंद्र के भाजपा की केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। दोस्तों, एक बात आप स्पष्ट तौर पे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप इस देश का कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनका गुजरात का आप कार्यकाल देख लीजिए बतौर मुख्यमंत्री 15 साल, फिर उनका पिछले 10 साल का ये कार्यकाल देख लीजिए। लोगों को इस बात का पता है, अंदाजा है, उनका घर परिवार है नहीं, वो अपने रिश्तेदारों को आने ही नहीं देते, वहां वो जाते ही नहीं है। उनका बिल्कुल कोई संबंध नहीं बचा उनसे। उनकी माँ से जो उनका संबंध था आखिरी तक, और माँ भी वो गुजरात में रहती थी, माँ को भी वो साथ नहीं रखते थे। तो वो जरूर उनसे 1-2 बार मिलने, वहाँ 2-4 बार मिलने गए होंगे, निश्चित तौर पर गए भी थे वहाँ पर उनकी अपनी माँ से मिलने। बाकी उनका जो जहाँ तक बायोलॉजिकल रिलेशन है किसी भी रिश्तेदार से, वो कभी किसी से रहा नहीं। तो उन पर ये आरोप तो वैसे भी खरा नहीं उतरता कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सब जानते हैं कि उनको उनका परिवार नहीं है वो उनके, लेकिन उन पर यह आरोप लगा कि ये अडानी अंबानी की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, कौन मदद, इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद इस देश में 50 साल 60 साल कांग्रेस रही, तो इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद यदि आप नहीं करोगे तो देश चल ही नहीं सकता किसी भी हालत में। और फिर उनके खिलाफ कोई सीधे प्रमाण नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट तक में विपक्षी दल चला गया, वहां पर भी यह साबित नहीं कर सका कि सरकार ने अडानी अंबानी का कोई फेवर किया है। तो ये बात भी गले नहीं उतरी। तो इस बात को लेकर भी, मतलब मुद्दा तो ये उन्होंने उठाया था, और इस मुद्दे को भी, जो खुद के खिलाफ मुद्दा था, सीधा आरोप था भ्रष्टाचार का, उसको भी लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने। लपका कैसे, आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान यह कह दिया कि बहुत दिनों से राहुल गांधी ने, जो युवराज हैं, उनको युवराज कहते हैं, वो उन्होंने इस बात का वो भूल गए शायद वो मुद्दा उठाना कि किस तरह से, और ये भी मजाक में, तंज में कह दिया उन्होंने, व्यंग छोड़ दिया कि शायद टेम्पो में भर के उनके यहाँ पैसे जा रहे होंगे तो अडानी अंबानी की तरफ से, इसलिए शायद वो ये मुद्दा नहीं उठा रहे। अब देखिए आप, उल्टा हो गया मामला। मतलब मुद्दा तो राहुल गांधी और अलायंस ने उठाया था, विपक्षी दलों ने, और भाजपा ने उसी को हथियार बनाकर उन पर चला दिया। तो ये जो भाजपा ने जो काम किया है, इसका मुद्दे उन्होंने टिकने ही नहीं दिए। असली बात ये, कोई भी मुद्दा उठाया, और नहीं मुद्दे टिकने देने की वजह यह भी है कि आप ये देखिए कि पिछले 10 साल के दौरान, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार के लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर, राज्यों में हो सकता है कि जहां भाजपा की सरकार हो वहां छोटे बड़े भ्रष्टाचार के मामले कुछ हो, पुराने हो, नए हो, लेकिन केंद्र में कोई भी ऐसा बड़ा घोटाला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुर्खियों में आ सके, भ्रष्टाचार होगा 2-4-10% वहां भी होगा, कमीशन खोरी भी ठेकों में वहां भी होती होगी, कुछ लोगों के पास जाता भी होगा, कुछ नहीं भी जाता होगा, लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए कि ऐसा कोई मामला ये, वरना यदि इस तरह की कोई बात होती है, सीएजी की कोई रिपोर्ट होती केंद्र के खिलाफ, क्योंकि आप जानते हैं कि हर साल सीएजी पूरे विभागों का मूल्यांकन करता है और ये देखता है कि जो फंड जो दिया गया है उसका दुरुपयोग तो कहीं पर नहीं हुआ। तो मोटे तौर पर देखिए कि ऐसा कोई घपला घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में भी शामिल नहीं हुआ, वरना विपक्षी दल उसको मुद्दा बनाकर उसको अदालत में चुनौती भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये जो पूरी जो कवायद आप जो देख रहे हैं, ये विपक्षी, और इसके अलावा एक बात और भी देखिए, मैं पिछले लगातार इन सब पर नज़र रख रहा हूँ कि इनकी चुनावी सभाओं पर लगातार इनको देख रहा हूँ, आपने शॉर्ट्स देखे होंगे। एक मज़ेदार बात आपको और बताता हूँ कि ये जो प्रचार प्रसार हुआ, इसमें भी जो प्रबंधन का जो मामला था, वो भारतीय जनता पार्टी सारे विपक्षी दलों पर इतनी जबरदस्त हावी पड़ी। कारण उसका क्या है कि विपक्षी दलों का कोई संयुक्त मोर्चा दिखाने को तो बन गया, लेकिन विपक्षी दल इस मोर्चे को चलाने के लिए भाजपा के खिलाफ कैंपेन कैसे चलाएंगे ये वो तय नहीं कर सके। तो हुआ ये कि इसमें कि कांग्रेस ने
जो जो आरोप लगाए, उनका जो सोशल मीडिया पर जो प्रचार प्रसार किया गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो मुश्किल से कोई 10-20% रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार कैंपेनर हैं, उनके शॉट्स आप देखिए सोशल मीडिया पे, आपको हर रोज 2-4-5-10 शॉट्स उनके मिल जाएंगे। उनकी सभाओं, पूरी सभा की फुल कवरेज उन पे मिलेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के सोशल अकाउंट से हो, या अमित शाह के हो, या योगी आदित्यनाथ से के अकाउंट से हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से हो। लेकिन आप कांग्रेस का देखिए, वहां पर उनकी तादाद यदि आप देखेंगे, जो 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 फ्लो है, जो रील्स अपडेट करने का जो फ्लो है, वो उसकी परसेंटेज कांग्रेस की बहुत कम नजर आई है। विपक्षी दलों की तो है ही नहीं। मैं लगातार सर्च करता रहा इस चीज को, क्योंकि मैंने भी ये रील अपडेट की है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरी कोशिश ये रही थी कि यदि मैं एक प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह की कोई रील शॉर्ट्स उसमें अपडेट करूं, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल का भी कुछ ना कुछ अपडेट करूं। तो जब मैं ये तलाश करता था तो मुझे आसानी से मिलते ही नहीं थे वो उन्होंने बनाए नहीं, क्योंकि यहाँ तो केवल कांग्रेस थी और वहां पूरी तरह से विपक्षी दलों के तौर पर कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी थी। तो जैसे समाजवादी पार्टी है, या आप ये कहें कि ममता बनर्जी की पार्टी है, तो इन लोगों ने कोई प्रयास ही नहीं किया कि वहां पर ये अपने भाषणों की, जब ये रैली कर रहे थे, वहां पर चुनावी रैलियां कर रहे थे विपक्ष के लीडर, तो इन्होंने वहां रील बनाई हो। मतलब इनका आईटी सेक्टर, भारतीय जो आईटी जो इनका विंग है अलायंस का, इंडिया अलायंस का, वो या तो बना ही नहीं, और बना तो फिर पार्टियों ने अपने अपने स्तर पे बनाया। को कंबाइंड अलायंस इन्होंने भाजपा के खिलाफ नहीं बनाया, जबकि भाजपा का तो आईटी सेल बहुत जबरदस्त मजबूत है, तो उसका ये मुकाबला ही नहीं कर सके। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये जो तमाम कारण है, ये जो विपक्ष ने जितने भी मुद्दे उठाए, उनकी हवा निकाल दी दरअसल भाजपा ने, और आम लोगों में ये अपील नहीं कर सके। इसी तरह धारा 370 को लेकर इन्होंने जबरदस्त घेराबंदी करी। जब धारा 370 केंद्र सरकार ने हटा दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी, तो उसके बाद आप देखिए केवल सिर्फ अल्पसंख्यकों के वोटों की खातिर इन्होंने अपनी लुटिया डुबोई है। मैं ये बात स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि यदि चुनाव परिणाम जो बताए गए हैं एग्जिट पोल में, वो यदि भाजपा के पक्ष में आते हैं, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि ये जो तमाम मुद्दे मैंने आपके समक्ष रखे हैं, यही वो बड़े मुद्दे हैं जिनकी वजह से इंडिया अलायंस को करारी शिकस्त खानी पड़ेगी। और केवल अल्पसंख्यक वोट बैंक को ये लेके घूमते रहे। अब सवाल ये कि एक अनार 100 बीमार, अल्पसंख्यक बैंक जो वोट हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी भी तैयार है, टीएमसी भी तैयार है उनके लिए, कम्युनिस्ट पार्टियां भी तैयार है, कांग्रेस भी उसमें से हिस्सा मांग रही है, ओवैसी भी उसमें से हिस्सा मांग रहे हैं। मतलब वो एक छोटा चंक है और उसमें सब अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं। सब ये चाह रहे हैं कि उधर राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी, वो अलग उन पर दावा कर रही है। तो और उन्होंने तो उनके पक्ष में बयान भी दे दिया। और इसके अलावा इनको इसकी एक बात और भी है, आप देश की जो मानसिकता है, देश की नब्ज है, उसको ये विपक्षी दल नहीं पहचानते, नहीं इसको पहचानते नहीं है। आप देखिए कि इन्होंने क्या किया, और भाजपा को इन्होंने मौका कैसे दिया। इसका एक बता रहा हूं फीलिंग्स को लेकर, कि भाजपा कितनी स्मार्ट है लोगों की फीलिंग्स को कैश कराने के लिए, उनको एनलार्ज करने के लिए, जो इंडिया अलायंस नहीं कर सका। आपको याद होगा कि एक रील मैंने भी चलाई थी कि किस तरह से नवरात्रि के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो एक हवाई यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं और वहां पर वो बिरयानी वगैरह खा रहे हैं। उन दिनों वो नवरात्रि चल रहे थे, तो बस इसको भाजपा ने पकड़ लिया और उसका जमकर प्रचार प्रसार किया कि ये तो अधर्मी है और इनका देश में विश्वास नहीं है और इनका ये नहीं है, और ये तो जो है मांसाहारी भोजन इस दौरान भी कर रहे हैं। भाई आप खाइए, आपको वो ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में लोग मांसाहार खाना बंद कर देते हैं, मछली चिकन मटन नहीं खाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप जब राजनीतिक जीवन में, जब आप सार्वजनिक जीवन में, तो कम से कम खुद तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि आप ऐसी रील्स बना के डाल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में लोग खाते पीते नहीं है, वहाँ भी ये सब है, वहाँ भी साउथ इंडियंस हैं, वहाँ भी जो 7 सिस्टर्स के जो उनका संगठन है, वहाँ ये सब खाते पीते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको मौका देखना चाहिए, कौन से मौके पर कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस भावनाओं को लपक लिया और लपकने के बाद उसका जम के प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं देश के व्यापक जनमानस में इस बात को लेकर यह बात आई कि इनकी जो है वो आस्था नहीं है। और इसी तरह आपको ध्यान होगा वो जो तमिलनाडु का जो मुद्दा उठा था,
सनातन धर्म को लेकर, तो उस वक्त भी ये डिफेंस में आ गई थी विपक्षी दल। विपक्षी दल उसकी मदद, मतलब इस बात को स्वीकार नहीं कर सके जो सनातनी हिंदुओं के मामले में तमिलनाडु के सरकार के एक मंत्री ने और स्टालिन के बेटे ने जो बात कही थी उसको लेकर, तो विपक्षी दल उस बात को डिफेंड तो कर ही नहीं सके किसी भी हालत में, और भाजपा उस मुद्दे को लेकर हावी हो गई। तो इन्होंने ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो देश के हिंदू जो मेजोरिटी है उसकी आबादी को जो कहीं ना कहीं वो उसको सीधे उनके भावनात्मक रिलेशन है उन मुद्दों से, उनको विपक्षी दलों ने कोई ऐसा काम करके और उल्टा बिगाड़ दिया और भाजपा को मौका दे दिया। तो ये दोस्तों मैंने तमाम मुद्दे ये एनालिसिस किया है इस दौरान, क्योंकि मैं लगातार खबरों से जुड़ा रहा हूँ। जो देश भर में जितनी भी रैलियां हुई हैं, उनके नेताओं के बयान, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी क्लिपिंग, वो सब मेरी नज़र से लगभग सारी गुजरी हैं। उसके बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये मुद्दे आपके सामने रखे जाने चाहिए कि किन मुद्दों को लेकर ये बढ़त जो बीजेपी ने हासिल की है एग्जिट पोल में, और क्यों अलायंस आखिर पीछे रह गया इन मुद्दों के बावजूद। तो ये दोस्तों मैंने अपना एक अथक प्रयास से ये सब चीज़ जुटाई हैं। अब ये आपको कितना पसंद आए नहीं आए, लेकिन यथार्थ जो है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो इसी के साथ आप धन्यवाद आपका कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और इसी के साथ इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद। फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक नया वीडियो लेकर।